नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कहानी साहित्य जिसमें भाग 1 में हमने पढ़ा था कहानी साहित्य के सारांश को भाग 1 में हमने पढ़ा था। दुलाई वाली कहानी का सारांश, उसकी कथा वस्तु, उनके पात्रों को जाना था कौन कौन से पात्र हैं, और एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को पढ़ा था, ईदगाह कहानी को पढ़ा था, दुनिया का अनमोल रत्न कहानी को पढ़ा था, अपना अपना भाग्य, ऐसी 5 कहानियों के सारांश को हमने पढ़ा था। तो उसी क्रम में भाग 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं कहानी साहित्य का सारांश और कथा वस्तु, उनके कौन कौन से पात्र हैं, उसके लेखक कौन हैं, इनको हम पढ़ने वाले हैं। आज ऐसी ही हम 5 कहानियों को और पढ़ेंगे, जिसमें राही कहानी को देखेंगे, उसने कहा था कहानी को सारांश, कथा वस्तु और इसके लेखक को जानेंगे। आकाशदीप कहानी को पढ़ेंगे, तीसरी कसम कहानी को पढ़ेंगे, काशी का घटवार, चीप की दावत, पुरस्कार, ऐसी कहानियों को हम पढ़ेंगे। उनके सारांश को जानेंगे, उनके कथा वस्तु को जानेंगे, उनके पात्र परिचय कौन हैं, उसका प्रकाशन कब हुआ इन कहानियों का, तो इनको हम एक एक करके उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं उसने कहा था कहानी। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। उनका जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म है 1883 ईस्वी से लेकर 1923 ईस्वी तक इनका जो समय रहा, किसका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। कहा था कहानी का जो प्रकाशन हुआ वे 1915 ईस्वी में हुआ। इस कहानी में लेखक ने लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मार्मिक प्रस्तुत किया है। इसमें एक तरफ पंजाब की पृष्ठभूमि है तो दूसरी तरफ फ्रांस में की जर्मन में लड़े जा रहे प्रथम विश्व युद्ध और प्रेम के साथ चलने वाली संवेदना चित्रण की दृष्टि से यह कहानी हिंदी में आज भी अकेली कहानी है। इस कहानी के संबंध में डॉक्टर राजेंद्र यादव उसने कहा था कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, ने कहा था कहानी को राजेंद्र यादव जी ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। ने कहा था ये कहानी हिंदी की एक माइलस्टोन कहानी है। हिंदी की माइलस्टोन कहानी कौन सी कही जाती है? हिंदी की माइलस्टोन कहानी जो कही जाती है उसने कहा था कहानी को कही जाती है। इसमें नायक लहना सिंह और सूबेदारनी के प्रेम भाव और लहना सिंह के त्याग की बेमिसाल कहानी का वर्णन है। कहानी का प्रारंभ अमृतसर के घने बाजार से होता है। कहाँ से होता है इस कहानी का प्रारंभ? अमृतसर के घने भीड़ भरे बाजार से होता है इस कहानी का प्रारंभ। बालक लहना सिंह जिसकी उम्र 12 वर्ष होती है और जो लड़की जो सूबेदारनी उसकी उम्र उस समय 8 वर्ष की होती है। ये दोनों एक दूसरे से अपरिचित हैं, लेकिन उस भीड़ में एक तांगा जा रहा होता है, जहाँ पर उस लड़की को तांगे के नीचे जाने से या घोड़ों से कुचलने से बचाता है और खुद चोट खा जाता है। कौन? लहना सिंह, वही 12 वर्ष की उम्र का लड़का उसकी रक्षा करता है। फिर वहाँ से जाते जाते वह लड़का उससे पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, क्या तेरी मंगनी हो गई? इस पर लड़की हंसती मुस्कुराती और भौवें तिरछी करते हुए धत्त कहकर निकल जाती है। ये वार्तालाप कई दिनों तक चलता है और उसके उत्तर में उस लड़की का यही जवाब रहता है। लड़का उसी बाजार में अलग अलग जगहों पर मिलता, कहीं दूध की दुकान पर मिलता, कहीं सब्जी की दुकान पर मिलता, और वे आपस में बातें करते और लड़का अंत में जाते हुए उससे पूछता क्या तेरी कुड़माई हो गई? तब लड़की का उत्तर यही रहता कि वो हंसते मुस्कुराते धत्त कहकर निकल जाती। लेकिन एक दिन ऐसा होता है जब लड़की और लड़के में संवाद चल रहा होता, बात हो रही होती है, तब लड़का फिर कहता है उसी लड़की से कहता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, क्या तेरी मंगनी हो गई? तो वह लड़की कहती हाँ मेरी मंगनी हो गई। इस पर लड़का बहुत ही उदास होता है, परेशान होता है और वो जाते जाते रास्ते में जो भी मिलता से लड़ने झगड़ने लगता। सब्जी वाले की सब्जी फेंक देता, दूध वाले का दूध फेंक देता, और रास्ते में कुत्ता मिलता तो उस पे पत्थर फेंक देता, उसको पे पत्थर फेंक के मारता। ये सारे दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत होते हैं, सारे दृश्य देखने को मिलते हैं। उसके बाद वहाँ जो लड़का 12 वर्ष का है वह धीरे थोड़ा बड़ा होता है और वहाँ फौज में भर्ती होता है।
लड़का फौज में भर्ती होता है और वह अंग्रेजों की तरफ से जर्मन में लड़े जा रहे प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए जाता है। जर्मन में युद्ध चल रहा था, उसमें लड़ने के लिए कौन जाता है? लहना सिंह जाता है। युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पर लड़ने के लिए जाते हैं जिस रेजिमेंट में लहना सिंह होता है, उसी रेजिमेंट में सूबेदार बोधा सिंह, वजीरा सिंह, ये भी उसमें बटालियन में होते हैं, उसी रेजिमेंट में होते हैं। लहना सिंह को चिट्ठी मिलती है कि मेरे घर से होते हुए चलो। लहना सिंह सूबेदार के घर जाता है। वहाँ पर सूबेदारनी से उनकी मुलाकात होती है। लहना सिंह सूबेदारनी को नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान जाती हैं कि ये वही बालक है, ये वही लड़का है जिसने मेरी बचपन में उस तांगे के नीचे आने से मेरी जान बचाई थी और खुद चोट खा गया था, वही ये लड़का है। सूबेदारनी उनसे कहती हैं क्या मुझे पहचाना, लेकिन लहना सिंह उन्हें नहीं पहचान पाते हैं। तब उसी दृश्य को दोबारा रिपीट करते हैं कि मैं वही 8 साल की लड़की हूँ जिसे तुमने मेरी के आने से मेरी जान बचाई थी, मैं वही लड़की हूँ। लहना सिंह को फिर वही दृश्य याद आ जाता है और उसे फिर अपने उसी प्रेम को याद आ जाता है। वो वहाँ प्रेम अश्रु बहाता हुआ बाहर चला जाता है। कौन? लहना सिंह बाहर चला जाता है। उसके बाद फिर अंदर आता है और वो वचन देता है कि पति और पुत्र की वह रक्षा करेगा। युद्ध के लिए जाते हैं। लहना सिंह विकट से विकट परिस्थितियों में भी सूबेदार और उनके पुत्र बोधा सिंह की रक्षा का पूरा ध्यान रखता है। विकट से विकट परिस्थितियों में भी उनकी रक्षा करता है। कौन? लहना सिंह। इसी बीच में बोधा सिंह भयंकर बुखार से पीड़ित होता है। उसी बीच में क्या होता है? बोधा सिंह को बहुत तेजी से बुखार होता है। सर्दियों का मौसम होता है। लहना सिंह अपनी जर्सी को उतारता है। सिंह उस विकट सर्दी में भी अपनी जर्सी उतार कर उसे पहना देता है और अपना कंबल भी उसे ओढ़ा देता है। किसे? हर परिस्थितियों में वो उनकी रक्षा करता है। लहना सिंह युद्ध के मैदान में खुद विकट परिस्थितियों में जाकर युद्ध का मोर्चा संभालता, पर उसे खतरा महसूस होता, वहाँ पर खुद वो जाकर लड़ने लगता। कहें हर तरह से ढाल बनकर उनकी खड़ा हुआ था, हर तरह से उनकी रक्षा करता था। कौन? लहना सिंह। किसकी? सूबेदार और बोधा सिंह की। अंततः वे युद्ध को जीत जाते हैं और जी की फतेह नारों के साथ रेजिमेंट विजय हुई होता है और उनकी जो रेजिमेंट होती है उसमें युद्ध में वे जीत जाते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। गुरुजी की फतेह नारों के साथ सिख रेजिमेंट विजय हुई। घायलों के लिए गाड़ी आई, वह खुद भी घायल होता है और लेकिन एम्बुलेंस की गाड़ी आती है, घायलों के लिए गाड़ी आती है। वह सूबेदार हजारा सिंह बोधा सिंह को वो गाड़ी में लिटा देता है और कहता है जब घर जाओ तो यह कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। मैंने कहा था, कहानी इसी पर आधारित है कि उन्होंने जो कहा था मैंने वो कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन मैंने अपने वचन का पालन किया। ऐसी कहानी है। अंततः लहना सिंह की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार यह कहानी त्याग, प्रेम, देशभक्ति इत्यादि की भावनाएं प्रकट करती है। कहानी को हिंदी की एक माइलस्टोन कहानी कहा जाता है। गुलेरी जी की लेखन कला, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की यह है लेखन कला। इसके संबंध में डॉक्टर नागेंद्र जी क्या कहते हैं? इनके कहानी साहित्य संबंध में, इनके जो लेखन के संबंध में गुलेरी जी कहते हैं, डॉक्टर नागेंद्र जी आलोचना साहित्य में कहते हैं, उनकी कमियों और अच्छाइयों को देखते हुए ये कहते हैं कि गुलेरी जी की कहानियों का प्रमुख आकर्षण तो रस है। गुलेरी जी की कहानियों का प्रमुख आकर्षण क्या है? उनकी कहानियों का प्रमुख आकर्षण तो रस है। यह रस उथली रसिकता, मानसिकता, दासिता का तरल द्रव्य नहीं, जीवन की गंभीर
के गंभीर उपभोगों से खींचा हुआ गाढ़ा रस है। ये कौन कहता है? डॉक्टर नागेंद्र जी कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी इनके हैं, वे कहते हैं गुलेरी जी का साहित्य अमूल्य रत्न है। गुलेरी जी का साहित्य अमूल्य रत्न है क्योंकि गुलेरी जी ने अपनी कहानियों में पात्रों के अभाव परिस्थितियों में सजीवता का समावेश किया है। इस प्रकार इस कहानी का समापन होता है। उसके बाद हम दूसरी कहानी देखते हैं, पुरस्कार कहानी। पुरस्कार कहानी को किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। इनका जो जन्म हुआ है 15 नवंबर 1889 ईस्वी को और इनकी जो मृत्यु 5 नवंबर 1937 ईस्वी में कहाँ पर? काशी में हुआ है। 1989 से लेकर 1937 ईस्वी तक इनका समय माना जाता है। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। इन्होंने प्रसाद जी की गणना कहें हिंदी के प्रारंभिक कथाकारों में होती है। वे एक साथ कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार आदि नामों से जाने जाते हैं। वे कौन कौन नामों से जाने जाते हैं? वे कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। पुरस्कार कहानी का कथानक ऐतिहासिक कथानक है। इसमें करुण और यहाँ पुरस्कार कहानी का कथानक ऐतिहासिक कथानक है। इसमें अरुण और मधुलिका के पारस्परिक प्रेम की व्यंजना के साथ साथ राष्ट्रीय प्रेम की महत्ता का भी प्रतिपादन किया गया है। पुरस्कार कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वे मधुलिका और अरुण हैं। का एक निस्वार्थ, सुंदर और स्वाभिमानी महिला है जो अपनी पैतृक संपत्ति को बेचने से इनकार कर देती है। कि अरुण एक राजकुमार है जो मधुलिका से प्रभावित होकर उसके साथ प्रेम संबंध बनाने का प्रयास करता है। अब हम पुरस्कार कहानी की कथा वस्तु को देखते हैं। पुरस्कार कहानी की कथा वस्तु क्या है, उसका सारांश क्या है? बरसात का मौसम होता है। आकाश में काले काले बादल घुमड़ रहे होते हैं। बिजली की गड़गड़ाहट जोर जोर से चल रही थी। कि गड़गड़ाहट और जोर जोर से हवाएं चल रही थी। कुछ बूंदे बरसी जयघोष के बीच महाराज की सवारी आई। क्या होता है? बरसात का मौसम, आकाश में काले बादलों की घुमड़, बिजली की गड़गड़ाहट, जोर से हवाएं चलती हुई, कुछ बूंदाबांदी, बारिश, जयघोष के बीच महाराज की सवारी आई। महाराज जो वहाँ के देश हैं, राजा हैं। आज कौशल देश में कृषि उत्सव मनाया जा रहा है। आज क्या होता है? आज कौशल देश में कृषि उत्सव मनाया जा रहा था। इस दिन महाराज को एक दिन के लिए किसान बनना पड़ता था। जमीन के एक चुने हुए टुकड़े में वे हल चलाते फिर बीज बोते थे। कौन? महाराज। कहाँ के नरेश हैं? ये कौशल के नरेश हैं। जमीन के असली मालिक को जमीन की 4 गुना कम देते थे और खेत राजा के हो जाते थे। जिस खेत में ये बीज बोते थे, खेत इनको पसंद आता है, उस खेत में एक दिन के लिए ये उसमें फसल बोते, उसमें हल चलाते थे और उस खेत की जो कीमत होती है उसके 4 गुना उन्हें देते थे। साल धूमलिका की जो जमीन थी उसे क्या हो गया था? उसे चुना गया था। उस साल क्या हुआ था? उस साल धूमलिका की जो जमीन थी उसे चुना गया था। उसमें राजा फसल बोते, बीज बोने की तैयारी थी। कौशल के सभी निवासी उनकी जमीन पर जमा हो रहे थे। क्या हो रहे थे? कौशल के सभी निवासी उनकी जमीन पर जमा हो रहे थे। राजा सवारी से उतरे। सुंदर लड़कियों ने मंगल गान गाया, पंडितों ने मंत्र पढ़े, फिर राजा ने जमीन पर हल चलाना शुरू किया। लोगों ने उन पर फूलों की वर्षा की। किस पे? राजा की। नरेश का इस राजा की चर्चा पूरे दूर दूर तक राज्यों में ये चर्चित थे। एक दिन के लिए किसान बनते हैं और हल चलाते हैं।
ये चर्चा देश के कोने कोने में थी, अन्य अन्य राज्यों में भी थी जहाँ इनका साम्राज्य नहीं था। इसमें भाग लेने के लिए दूसरे दूसरे राज्यों से लोग आते थे। साल मगध का राजकुमार अरुण भी आया था। हल चलाने के बाद राजा को बीज बोना था। हाल में बीज उठाए। मलिका राजा के साथ चल रही थी। सब लोग राजा को देख रहे थे, लेकिन अरुण मधुलिका को देख रहे थे। वहाँ पर जब राजा बीज लिए खेतों में बो रहे थे, छिटक रहे थे, बो रहे थे, तो सभी की जो नज़र थी राजा पर थी, लेकिन वहाँ पर जो अरुण जो था की नज़र अरुणिका पर थी, उसकी जो नज़र थी मधुलिका पर थी। राजा ने धीरे धीरे करके सारे बीज बो दिए। थाली खाली हो गई। जिस थाली में बीज थे वो खाली हो गई। राजा ने उसमें कुछ सोने के सिक्के डाल दिए। यह जमीन की कीमत थी। ने जो सोने के सिक्के उनके थाली में रखे थे, किसके? मधुलिका की थाली में, वो उस जमीन की कीमत थी। मधुलिका ने थाली को प्रणाम किया, फिर सिक्के उठाकर राजा पर वार दिए और कहा, महाराज, यह मेरे बाप दादा की ज़मीन है। मैं इसे ऐसे ही आपको देने को तैयार हूँ, पर बेचूंगी नहीं। वे कहती हैं, मैं आपको ऐसे ही फ्री दे दूंगी, लेकिन मैं इस ज़मीन को बेचूंगी नहीं, कि ये मेरे पुरखों की निशानी है, ये मेरे पुरखों की ज़मीन है। मैं इसे आपको ऐसे ही दान देती हूँ, लेकिन मैं इसे बेचूंगी नहीं। यह कहकर उन्हें वो जो सिक्के उनको दिए थे उसकी कीमत दी थी, वो फिर उन्हीं राजा को दे देती है। कौन? मधुलिका। यह सुनते ही बूढ़े मंत्री चीखे, ना समझ, राजा की कृपा का अपमान करती है। आज से अगर तू राज्य की सुरक्षा में है, ते अपना भाग्य समझ। क्या कहते हैं मंत्री? जो बूढ़े मंत्री होते हैं, कहते हैं, ना समझ, राजा की कृपा का अपमान करती है। आज तू जो इस राज्य में सुरक्षित है, उसे राजा का सौभाग्य समझ। राजा ने पूछा, कौन है यह लड़की? राजा ने क्या कहा, ये कौन लड़की है जो मेरे इस ज़मीन की कीमत देने पर भी वो मना कर रही है? वो कहती, मैं इस ज़मीन को नहीं बेचूंगी। ये कहता है, महाराज, यह वीर सिंघमित्र की बेटी है, जिसने वाराणसी की लड़ाई में कौशल को मगध से बचाया था। यह किसकी बेटी है? यह वीर सिंघमित्र की बेटी है, जिसने वाराणसी की लड़ाई में कौशल को मगध से बचाया था। राजा कुछ सोचने लगे, फिर बिना कुछ कहे अपने शिविर की ओर लौट गए। जय घोष के साथ उत्सव पूरा हुआ। रात हो गई थी, पर राजकुमार अरुण की आंखों में नींद कहाँ। वह अपने घोड़े पर सवार होकर बाहर निकल पड़ा। घूमते घूमते एक बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ के नीचे हाथ पर सिर रखकर मधुलिका के नीचे सिर पर हाथ रखकर मधुलिका सो रही थी। मधुलिका कहाँ सो रही थी? पेड़ के नीचे सिर पर हाथ रख के सो रही थी। सोई हुई मधुलिका बहुत ही सुंदर और भोली जान पड़ती थी। अरुण चुपचाप एकटक उसे देखता रहा। किसको? मधुलिका को। अचानक कोयल बोल उठी। मधुलिका की नींद टूटी। सामने एक अपरिचित को देख वह उठ बैठी। अरुण बोला, मैं मगध का राजकुमार हूँ। आज सुबह तुम्हें उत्सव में देखा था, तभी से तुम्हारे साहस और सुंदरता का पुजारी बन गया हूँ। वो क्या कहता है? अरुण बोला, मैं मगध का राजकुमार हूँ। आज सुबह तुम्हें उत्सव में देखा था, तभी से तुम्हारे साहस और सुंदरता का पुजारी बन गया हूँ। का कहती है, मजाक ना करो राजकुमार, मैं आज बहुत दुखी हूँ। मेरा अपमान ना करके मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कहकर मधुलिका वहाँ से चल दी। चोट खाकर राजकुमार लौट गया। मधुलिका कुछ देर तक उमड़ती हुई धूल को देखती रही। आंखों में आंसू आ गए।
मन ही मन मधुलिका ने जीवन को एक नए सिरे से शुरू करने का निश्चय किया। अपनी जमीन को खोकर मधुलिका दूसरे के खेतों में कड़ी मेहनत करती। अपनी जमीन को खोकर मधुलिका दूसरों के खेतों में कड़ी मेहनत करने लगी। सूखा सूखा जो मिलता खाकर अपनी झोपड़ी में सो जाती थी। इस तरह 3 साल बीत गए। सर्दियों की एक रात मेघों से भरा आकाश, रह रहकर बिजली चमक उठती थी। मधुलिका अपनी झोपड़ी में बैठी घूर रही थी। आज बहुत दिनों के बाद उसे बीती हुई वह बात याद आ गई। राजकुमार अरुण की प्यार भरी बातें। अब उसे दुख हो रहा था। उसे अरुण की बात मान लेनी चाहिए थी। वो कौन कहती हैं? मधुलिका कहती है। अब उसे उनकी जो बातें उन्होंने कही थी अरुण ने, अब उन्हें उनकी बीती बातें याद आ रही हैं और वे नहीं हैं कि मैं उनकी बात मान लेती तो ठीक था। भी दरवाजे पर खटखट हुई। कौन? यहाँ राही को शरण चाहिए। तभी कौन कहता है? वो बाहर दरवाजे पर खटखट होती है और बाहर से एक राही आता है, कहता है मुझे शरण चाहिए। बाहर से आवाज़ आई। दरवाज़ा खोलते ही बिजली चमकी। दरवाज़ा जैसे ही अरुणिका ने खोला बिजली चमकी। मधुलिका चिल्ला उठी। राजकुमार अरुण भी उसे देखकर हैरान था। कुछ रुक कर बोला, मैं भागी हूँ। अरुण भी उसे देखकर हैरान था। कुछ रुककर अरुण बोला, मैं बागी हूँ। बागी यानी कि जो भगा दिया जाए, बागी हूँ। मैं बागी हूँ, मुझे मगध से निकाल दिया गया है। मैं कौशल में रहने आया हूँ। ये कौन कहता है? ये अरुण कहता है, मैं बागी हूँ, मुझे मगध से निकाल दिया गया है, मैं कौशल में रहने के लिए आया हूँ। मधुलिका हंसकर बोली, आपका स्वागत है। बारिश बंद हो चुकी थी। कोहरे से धुली हुई चांदनी में अरुण और मधुलिका बरगद के पेड़ के नीचे जा बैठे। मधुलिका आज बहुत खुश थी। अरुण कुछ संभल कर बातें कर रहा था। मैं नया राज्य स्थापित करूंगा, तुम्हें राज रानी बनाऊंगा। तुम हमसे प्यार करती हो ना? मधुलिके क्या कहता है? मैं नया राज्य स्थापित करूंगा, तुम्हें राजरानी बनाऊंगा। तुम मुझसे प्यार करती हो ना मधुलिके? अरुण ने उसके हाथों को दबाकर पूछा। मधुलिका आज बहुत खुश थी। राजकुमार अरुण के पास बैठकर वह अपने सभी दुखों को भूल सी गई थी। सपनों की दुनिया में खोई हुई थी मधुलिका। जब अरुण बोला, उस समय मधुलिका सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। जब अरुण बोला, नए राज्य की स्थापना करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मधुलिका कहती है, जो कहोगे वही करूंगी। मधुलिका ने क्या कहा? जो कहोगे वही करूंगी। अरुण उसे अपनी योजना बताने लगा। मधुलिका राजा से मिलने उनके महल में गई। महाराज को प्रणाम करके बोली, 3 बरस हुए देव, मेरी जमीन खेती के लिए ली गई थी। अच्छा, तो वहाँ कहते हैं राजा जो दरबारी हो, तो अच्छा तो तुम उसकी कीमत मांगने आई हो? बोले की कीमत मांगने आई हो, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। मुझे किले के दक्षिणी नाले के पास अपने खेत के बराबर की जमीन चाहिए। ये कौन कहती है? मधुलिका। मुझे किले के दक्षिणी नाले के पास अपने खेत के बराबर की जमीन चाहिए। राजा मान गए। दक्षिणी नाले के पास जमीन, किले के दक्षिणी नाले के पास की जमीन सैनिक महत्व रखती थी। वहाँ सैनिक किले पर पहरा देते थे। वहाँ पर क्या होता था? वहाँ सैनिक किले पर पहरा देते थे। जमीन मधुलिका को मिल जाने के बाद सैनिक वहाँ से हटा लिए गए थे। जब जमीन मधुलिका को मिल गई थी तो उस वहाँ पर जो सैनिक थे वो वहाँ से हटा लिए गए थे। अरुण अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ घने जंगल में छुप गया। वहाँ से राजा के किले पर हमला करने वाला था। यही सोच ही उसकी योजना थी। मधुलिका का दिल उसे धिक्कार रहा था। मेरे पिता ने कौशल को बचाया था, उसकी बेटी होकर मैं दुश्मन की मदद कर रही हूँ।
नहीं, कभी नहीं। वो कहती है मेरे पिताजी ने इस मगध को बचाया था और मैं दुश्मन की मदद कर रही हूँ। वो ये सभी बातें उसे अत्यंत व्याकुल कर रही होती हैं। यह सोचकर वह इधर उधर भागने लगी। उसने उसने सामने से कौशल देश के सेनापति अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ आते हुए दिखाई दिए। वह उनके पैरों पर गिर पड़ी और बोली, आज रात किले पर चढ़ाई होगी। डाकू दक्षिणी नाले की ओर से आएंगे, जल्दी कुछ कीजिए। सैनिक दक्षिणी नाले की ओर भागी। हमले की तैयारी करता हुआ अरुण पकड़ा गया। इस तरह उसकी जो योजना होती है वो बेकार हो जाती है। उसे बंदी बना लिया जाता है। राजा ने उसे प्राण दंड दिया। मधुलिका बुलाई गई। पागल सी खड़ी हो गई। ने मधुलिका से कहा, मन चाहा पुरस्कार मांग लो, जो तुम्हें चाहिए वो मांग लो। मधुलिका बोलती है, महाराज मुझे भी प्राण दंड चाहिए। मधुलिका क्या कहती है, हे महाराज मुझे भी प्राण दंड चाहिए। भी राजा से प्राण दंड मांगती है और अरुण के पास चली जाती है, क्योंकि वह अरुण से प्रेम करती है। लेकिन जहाँ पर अपने देश की बात आ जाए, जहाँ पर अपने राज्य की बात होती है, वो पहले अपने देश की प्रति अपने समर्पण भाव को प्रस्तुत करती है, अपने देश की रक्षा के लिए चुनती है। और वहीं प्रेम और वह अरुण से प्रेम करती है, वहीं दूसरी ओर वह अपने देश से प्रेम करती है, अपने राज्य से प्रेम करती है। तो वो सबसे पहले देश को, अपने देश प्रेम को अधिक महत्व देती है। तो ये थी पुरस्कार कहानी का सारांश। पुरस्कार कहानी की जो कथा वस्तु थी, इसमें किस प्रकार मधुलिका और अरुण की प्रेम कहानी वर्णित है और किस प्रकार अरुणिका ने अपने देश के लिए अपने प्रेम का त्याग किया और अपने देश और अपने राष्ट्र की रक्षा की। ये है जयशंकर प्रसाद की कहानी के लेखन का सुंदर और मार्मिक चित्रण। इसके बाद हम जयशंकर प्रसाद जी की दूसरी कहानी जो नेट में लगी हुई आकाशद्वीप की कहानी को जानेंगे। आकाशद्वीप कहानी का जो प्रकाशन हुआ वे 1928 ईस्वी में हुआ। आकाशद्वीप कहानी जयशंकर प्रसाद जी की सर्वोत्तम कालजयी कहानी है एवं अवर्णनीय कहानी है। आकाशद्वीप की प्रायः सभी कहानियों का था पट प्रेम की भावपूर्ण पर आधारित है। द्वीप कहानी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है। त्याग प्रेम का आदर्श प्रस्तुत करने वाली कहानी है। कथा की इस कहानी की नायिका चंपा, नायक और बुद्धगुप्त इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। चंपा और बुद्धगुप्त इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इस कहानी में चंपा और बुद्धगुप्त एक ही नाव पर बंदी के रूप में हैं। कौन? चंपा और बुद्धगुप्त एक ही नाव पर बंदी के रूप में बंधे हुए हैं, या कहें कि कैद हैं। इन्हें मणिभद्र नामक नाविक ने इन्हें बंदी बना रखा है। इन्हें किसने बंदी बना रखा है? इन्हें मणिभद्र नामक वाणिक ने इन्हें बंदी बना रखा है। चंपा और बुद्धगुप्त को कौन बंदी बना रखा है? चंपा और बुद्धगुप्त को मणिभद्र नामक एक वाणिक ने इन्हें बंदी बना रखा है। तेज हवा और आंधी में चंपा के जो बंधन होते हैं, जिसमें वो बंधी होती है, वो शिथिल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे वो छूट जाती हैं, उनके बंधन खुल जाते हैं। तेज हवा और आंधी में जो उनका बंधन होता है वो खुल जाता है, ढीला पड़ जाता है, जिसके कारण वो बंदी से थोड़ा आज़ाद हो जाती हैं, स्वयं भी मुक्त होती हैं और बुद्धगुप्त को भी मुक्त कराती हैं, छुड़वाती हैं उनसे। स्वयं भी बंधन मुक्त होती हैं और बुद्धगुप्त को भी क्या करती हैं? बंधन मुक्त करती हैं। जब तूफान शांत होता है तो तूफान थमता है तो जो भद्र होता है, उनकी नाव वो
में समा चुकी होती है। भद्र की जो वो जिस नाव पे सवार थे वो तूफान से पानी में वो क्या होती है उसी में समा जाती है और वो लोग बच के निकल जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, फिर मणिभद्र जो नायक होता है फिर उनको क्या करता है, उनको बंदी बनाना चाहता है। पर बुद्धगुप्त उनसे द्वंद्व करता है, उनसे युद्ध करता है। दोनों में युद्ध होता है, घात प्रतिघात होता है, पर बुद्धगुप्त विजय होता है। दोनों में युद्ध होता है, तब फिर कौन जीतता है, उसमें फिर बुद्धगुप्त की विजय होती है। और नाविक वरुण देव की शपथ लेकर, जो नाविक होते हैं वे वरुण देव की शपथ लेकर प्राण भिक्षा मांग लेते हैं। बुद्धगुप्त और चंपा जिस नाव पर बैठे होते हैं, बंदी होते हैं, एक तूफान आता है। वो तूफान ऐसा होता है जो लहरें आती हैं उससे धीरे, जो उसका बंधन होता है किसका, उसका खुल जाता है, जिससे वे खुद भी मुक्त होती है और बुद्धगुप्त को भी मुक्त कराती है। लेकिन जब बात मणिभद्र को पता चलती है, जिसने बंदी बनाया होता है, उनसे फिर युद्ध करते हैं। मणिभद्र और बुद्धगुप्त का युद्ध होता है। युद्ध होने से मणिभद्र पराजित हो जाता है। फिर वो नाविक को लेकर दूसरे द्वीप में जाकर ठहरते हैं। बुद्धगुप्त उसी द्वीप का नाम चंपागुप्त रखता है। वह चंपा से नाव पर बंदी होने का कारण पूछता है। चंपा अपने माता पिता के बारे में बताती हुई कहती है कि उसकी माता की मृत्यु के पश्चात वह अपने पिता के साथ नाव पर रहती थी। उसकी माता की क्या हुई थी, मृत्यु हो जाती है और वह अपने पिता के साथ नाव पर ही रहती है। एक बार दासियों के आक्रमण में उसके पिता नहीं रहे, उन पर आक्रमण करते हैं, वे युद्ध करते हैं, लड़ते हैं, उनके कई सैनिकों को मारते हैं, लेकिन अंत में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। दासियों के पिता थे किसके, चंपा के पिता की मृत्यु हो जाती है। तब से वहाँ अकेले मणिभद्र की नाव पर रहती थी। लेकिन एक दिन उसने उसके सामने घृणित प्रस्ताव रखा, उसने अस्वीकार कर दिया, जिससे नाराज होकर उसने मुझे बंदी बना लिया। मणिभद्र ने एक उसके सामने प्रस्ताव रखा और जब चंपा ने उसे मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया, तो उसे बंदी बना लिया। ये बताती है चंपा उसकी अपनी स्थिति कि क्या कैसे मैं बंदी बनी थी दासियों के पास, कैसे मैं मणिभद्र के पास, कैसे मैं क्या बनी थी, बंदी बनी थी। तो ये बताती हैं। चंपा ने बुद्धगुप्त से पूछा। तब बुद्धगुप्त ने कहा वह भी एक ताम्रलिप्त का एक क्षत्रिय है, परंतु दुर्भाग्य से जलदास्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। वो क्या, परंतु दुर्भाग्य से जलदास्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। दोनों चंपा द्वीप पर रहने लगे। अपने पराक्रम और वीरता से व्यापार में बुद्धगुप्त समृद्धि प्राप्त करता है और द्वीप के आदि निवासियों पर अपना अधिकार जमा लेता है। बुद्धगुप्त चंपा को वहाँ की रानी बनाना चाहता है। चंपा बुद्धगुप्त के प्रति प्रतिशोध की भावना में अपने पास एक छिपाए रखती है, कटार, एक चाकू रखती है, जो जिससे कि उसने मेरे पिताजी को मारा है, मैं भी उसे मृत्यु दंड दूंगी, मैं भी उसे मार दूंगी। इसी प्रतिशोध में चंपा रहती है। बुद्धगुप्त उसे रानी बनाना चाहता है। एक तरफ उसके अंदर प्रतिशोध की भावना होती है, तो वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे बुद्धगुप्त से उसे प्रेम भी हो जाता है। किसे, चंपा को। और प्रतिशोध लेना चाहती है कि उसने मेरे पिताजी को मारा तो मैं उसे मारूंगी। दूसरी ओर उसे धीरे धीरे करके उससे प्रेम भी हो जाता है, पर वह अपनी भावनाओं को अपने कर्तव्य में छिपाए रखती है। जया नाम की
युवती हमेशा उसका ध्यान रखती थी। कौन? जया नाम की युवती हमेशा उसका ध्यान रखती थी। एक बार नौका विहार के समय बुद्धगुप्त से चंपा से अपने हृदय की बात करती है। और नौका विहार के समय बुद्धगुप्त चंपा से अपने हृदय की बात करता है। चंपा कटार फेंक देती है पर बंधन स्वीकार नहीं करती है। गुप्त कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। उसे भी प्रेम होता है, लेकिन वो अपने पिता के प्रतिशोध के बदले में वह उसके बंधन में आना स्वीकार नहीं करती है। मैं उनसे विवाह करूं और उनके साथ के बंधन में जाऊं, ये वो स्वीकार नहीं करती। प्रेम करती है पर विवाह के बंधन में नहीं बंध पाती है। बुद्धगुप्त अनुभव करता है कि वह चंपा द्वीप में चंपा से विवाह किए बिना नहीं रह सकता। वह कहता है कि मैं तुम्हारे बिना चंपा द्वीप में चंपा से विवाह किए बिना नहीं रह सकता। कौन कहता है? यह बुद्धगुप्त कहता है। इसलिए वह भारत चलने की इच्छा प्रकट करता है, किंतु बुद्धगुप्त कहता है मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन वो विवाह करके उसके बंधनों में नहीं बंधना चाहती थी चंपा। इसलिए फिर जाते हुए वह चंपा से भारत चलने की इच्छा प्रकट करता है, किंतु चंपा उस स्थान को छोड़कर जाने की इच्छा व्यक्त करती है। वो जब कहते हैं कि इस स्थान को छोड़कर भारत चलते हैं, तो वो जाने से उनकी जो इच्छा अनिच्छा होती है, वह मतलब मना कर देती हैं। मैं इस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वह अपने प्रसाद के ऊपर उसकी टोकरी में रखकर आकाशद्वीप जलाया करती थी। वह एक टोकरी बांस से बनी हुई थी। उस टोकरी में आकाशद्वीप क्या करती थी? जलाया करती थी। वही द्वीप पर रहती है और वो एक द्वीप पर रहकर टोकरी में आकाशद्वीप जलाया करती थी, जिससे भटके हुए नाविकों को रास्ता मिल सके। बहुत सी धनराशि को लेकर नावों में क्या करता है? बुद्धगुप्त बहुत सी धनराशि को नाव में लेकर भारत चला जाता है। चंपा आंखों में आंसू भरे हुए आकाश को जलाती हुई यहाँ सब देखती है। उसका जीवन वहाँ के लोगों में ही व्यतीत होता है। वहाँ की नियमित रूप से आकाश द्वीप जलाकर प्रतीक्षा करती हुई काल के कठोर हाथों में समा गई। आकाश द्वीप जयशंकर प्रसाद चंपा के प्रेम को वासना से मुक्त एक आदर्श प्रेम की श्रेणी में रखकर जयशंकर प्रसाद चंपा के प्रेम को वासना से मुक्त एक आदर्श प्रेम की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देते हैं, जिसमें वह उच्च स्थान पाती है। इस कहानी में विलास एवं इंद्रिय मुख की गंध भी नहीं है, के द्वारा पवित्र प्रेम का निर्वाह किया गया है। चौथी कहानी के सारांश को देखेंगे। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। इसके जो लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। इनका जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को इनका जन्म होता है। 4 मार्च 1921 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 11 अप्रैल 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। तो फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 से लेकर 11 अप्रैल 1977 ईस्वी तक इनका जो समय रहा, इनका जन्म हुआ वे पूर्णिया बिहार का और यहाँ छिगना गांव में इनका जन्म हुआ। तीसरी कसम का जो प्रकाशन तीसरी कसम कहानी सन 1956 ईस्वी में ठुमरी प्रथम कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई।
किसमें? ठुमरी प्रथम कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई। इस कहानी पर तीसरी कसम फिल्म बन चुकी है। इस आंचलिक कहानियों में रेणु जी ने बिहार के फरबिसगंज, चंपानगर, खैरैया इत्यादि ग्रामांचलों को जीवंतवाणी की है। कहानी का नायक इसमें हीरामन और नायिका हीराबाई है। गाड़ीवान हीरामन 40 साल का काला कलुट्टा नौजवान है। उसे अपने बालों के अतिरिक्त दुनिया में किसी चीज़ से लगाव नहीं है। किसे? जो गाड़ीवान हीरामन 40 साल का काला कलुट्टा नौजवान है, उसे अपने बालों के अतिरिक्त दुनिया में किसी चीज़ से लगाव नहीं है। सीधा साधा हीरामन 3 कस्में खाता है। गाड़ी पर पहली कसम खाता है कि गाड़ी पर तस्करी का माल नहीं ला दूंगा। वह पहली क्या कसम खाता है? पहली यह कसम खाता है कि गाड़ी पर तस्करी का माल नहीं ला दूंगा। और दूसरी वह कसम खाता है बांस की लदनी नहीं ला देगा। बेकाबू लदनी के साथ साथ हीरामन ने खैरैया वाली लदनी से भी तौबा कर लिया है। उन्होंने बांस की लदनी के साथ खैरैया वाली लदनी से भी तौबा कर लिया है। उसकी तीसरी कसम यह है कि गाड़ी पर नौटंकी की किसी नर्तकी को ना बैठाने की थी। कि वो तीसरी कसम कौन खाता है? वो तीसरी कसम उसकी यह होती है कि गाड़ी पर कोई भी नर्तकी को नहीं बैठाएगा। ये नौटंकी की हीराबाई अपनी गाड़ी में बिठाने के उपरांत खाता है। जब नौटंकी की हीराबाई अपनी गाड़ी में बिठाने के उपरांत हीरामन उसके प्रेम में लीन होता है और हीराबाई की विदाई से उसे बहुत कष्ट होता है, जिसके कारण वह तीसरी कसम खाता है कि अब नौटंकी की कोई भी नर्तकी को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएगा। पहली कसम क्या थी? कसम ये होती है कि तस्करी का माल एक बार जब पकड़ा जाता है, तस्करी का माल कोई भी गैर कानूनी माल जो है उसको नहीं ला देगा अपनी गाड़ी पर। पहली कसम ये खाता है। तो तीसरी कसम यानी इसमें 3 केवल कसम ही खाता है। जो जीवन में अपने सीखता है वो गाड़ी पर, वो गाड़ी बैलगाड़ी होती है, वो लादने का काम करता है, वाहन का काम करता है। तो हीरामन सबसे पहली कसम ये खाता है कि कोई भी तस्करी का काम, गैर कानूनी काम जो है वो अपनी गाड़ी पर लाद कर नहीं करेगा, नहीं ले जाएगा। और दूसरी कसम खाता है कि बांस की लदनी नहीं ला देगा। बांस की लदनी क्यों नहीं ला देगा? बांस की लदनी इसलिए नहीं ला देगा क्योंकि बांस बहुत लंबे लंबे होते हैं। गाड़ी जब चलते हैं सड़क पर तो वो उससे दिक्कत होती है, उसे परेशानी होती है, कोई गाड़ी वाला जा रहा है उससे। तो दूसरी कसम ये होती है। तीसरी कसम वो ये खाता है कि पहले एक नर्तकी होती है। नर्तकी कौन होती है? नर्तकी एक हीराबाई होती है। हीरामन नायक इसमें है। नर्तकी कौन है? हीराबाई है। वो हीराबाई नौटंकी में काम करती हैं। और हीरामन के जीवन की तीसरी घटना जो है वही तीसरी कसम है। इस बार एक महिला को चंपानगर से 30 कोस दूर फरबिसगंज के मेले में छोड़ने की सवारी मिली थी। क्या होता है? एक बार तीसरी कसम इस बार उसे एक महिला को चंपानगर से 30 कोस दूर फरबिसगंज मेले में छोड़ने की सवारी मिली थी। वह गाड़ी लेकर लंबे समय के लिए निकलता है। रात के अंधेरे में अजनबी सवारी के प्रति पहले तो उसका मन भूत की आशंकाओं से भयभीत होता, लेकिन चांद की रोशनी गाड़ी के अंदर पहुंचने पर उसे एक स्त्री के परिरूप के भी दर्शन होते। एक तो उसे रात जब हो रही थी, काली रात अंधेरी थी, उसमें उसे ये डर था कि भूत प्रेत वगैरह ना हो, लेकिन जब चांद की रोशनी उस गाड़ी के अंदर हीरा बाई पर पड़ती तो उसे
एक परी के रूप में उसके दर्शन होते उसको अच्छा लगता था कि परी हमारे साथ में बैठी है, फिर डरना किस बात के लिए है। हाँ, लेकिन चांद की रोशनी गाड़ी के अंदर पहुंचने पर उसे एक स्त्री के परी रूप के दर्शन होते। वह स्त्री के रूप को देखकर बहुत ही मोहित होता, आकर्षित होता। राह काटते उसकी पहचान हो जाती है। वह मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस हीराबाई हैं। वह कौन है? वह मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस हीराबाई हैं, जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग बेचैन हो जाते हैं। हीरामन ने अपने जीवन में कभी भी नौटंकी थिएटर या वयस्को सिनेमा नहीं देखा, तो हीराबाई को देखने का सवाल ही नहीं बनता था। जब उसने कभी भी नौटंकी नहीं देखी, उसने थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा, तो हीराबाई को देखने का सवाल ही नहीं बनता था। लेकिन पता नहीं इस बार उसकी किस्मत में क्या होता है। पता नहीं इस बार उसकी किस्मत में नियति ने क्या लिखा है। इतनी बड़ी हस्ती उसके साथ सफ़र कर रही है। इतनी बड़ी हस्ती उसके साथ क्या कर रही हैं? सफ़र कर रही हैं। जैसे जैसे उसका सफ़र आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे उस सफ़र 30 किलोमीटर है, 30 कोस। अब जैसे जैसे वो सफ़र आगे बढ़ता जाता, वैसे वैसे उन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी। हीरामन की भोली भाली बातें, उसके मधुर आवाज़ में गाए गीत और स्त्री के प्रति सम्मान की भावना हीराबाई को बहुत प्रभावित करती हैं। दूसरी ओर हीरामन भी अपने जीवन के सपने सजाने लगता है। क्या होता है? हीरामन भी अपने जीवन के सपने सजाने लगता है। उसे हीराबाई में महुआ घटवारिन रूपी सुंदरी स्त्री दिखाई देती। उसे क्या दिखाई देती? उसे हीराबाई में महुआ घटवारिन रूपी सुंदरी स्त्री दिखाई देती। और इतना ही नहीं, वह अपने आप को मन ही मन में उसका प्रेमी बना लेता है। हीरामन मन ही मन में उससे प्रेम करने लगता है और वह सोचता है, मैं उसका प्रेमी हूँ। वह सपनों की दुनिया में खो जाता है और उसे यह ख्याल नहीं रहता कि वह केवल एक गाड़ीवान है। वह क्या होता है? वह सपनों की दुनिया में खो जाता है। वो नए नए सपने सजाने लगता है। उसे इतना भी नहीं पता होता है कि केवल वह क्या है? गाड़ीवान है। फर्ग्यूसनगंज पहुँचते ही उसे अपनी असलियत का एहसास होता है, जब बक्सा ढोने वाला नौकर आकर उसे भाड़े के 50 रुपये देता है। क्या होता है? भाड़े के 50 रुपये देता है उसे। वह सपनों की दुनिया में खो जाता है। उसे अपनी असली हैसियत का भी एहसास नहीं रहता। उसे अपनी असली औकात का पता तब चलता है जब वह फर्ग्यूसनगंज पहुंचता है। तब बक्सा ढोने वाला नौकर आकर उसे भाड़े के 50 रुपये देता है। सवारी करने वाली हीराबाई को ले जाता है। उसे जो नौकर आता है वो उसके भाड़े के पैसे देता है और सवारी करने वाली हीराबाई को ले जाता है। यह अलग बात है कि हीराबाई उसे रोहता कंपनी में आकर मिलने को कहती हैं। वह उससे मिलने अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। जब उसे गेट के अंदर जाने से काले कोट वाला आदमी रोकता है, तो वह हीराबाई को आवाज़ देता है और हीराबाई उसे भीतर आने देने के लिए कहती हैं। हीराबाई उसके हाथ में 5
मित्रों के 5 दिन के 5 पास देती है। हीराबाई उसके हाथ में 5 मित्रों के 5 दिन के 5 पास देती है और नौटंकी देखने के लिए आने का आग्रह करती है। हीरामन जाते समय हीराबाई के पास अपना हीराबाई उसके हाथ में 5 मित्रों के 5 दिनों के 5 पास देती है और नौटंकी देखने के लिए आने का आग्रह करती है। हीरामन जाते समय हीराबाई के पास अपना बटुआ दे देता है। किसके पास अपना बटुआ दे देता है? हीराबाई के पास अपना बटुआ दे देता है ताकि मेले में कोई जेब ना काट ले। हीराबाई उसका बटुआ अपने चमड़े वाली बैग में रख देती हैं। नौटंकी के पहले शो में एक आदमी हीराबाई को ही गंदी भाषा में संबोधित करता है। क्या होता है? नौटंकी के पहले शो में एक आदमी हीराबाई को गंदी भाषा में संबोधित करता है और जिसे सुनकर हीरामन उसके सभी साथी क्रोधित होते हैं और उस आदमी को पीटने लगते हैं। दरोगा आकर हीरामन और उसके साथियों को पकड़ते हैं, किंतु हीराबाई के कहने पर सभी को छोड़ देते हैं। दूसरे दिन मेले में यह बात फैल जाती है कि हीराबाई क्या होता है? दूसरे दिन मेले की यह बात फैल जाती है कि हीराबाई मथुरा मोहन कंपनी से भाग कर आई हैं और उस कंपनी ने शो बंद करने के लिए गुंडे भेजे हैं। हीराबाई जाते समय हीरामन को स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाती हैं और उसका बटुआ लौटा देती हैं। वह अपने जीवन की विडंबना प्रतीकात्मक भाषा में प्रकट करते हुए हीरामन से कहती हैं कि महुआ घटवारिन तो सौदागर के हाथों बेची गई है। वे क्या कहती हैं? वे कहती हैं कि महुआ घटवारिन तो सौदागर के हाथों बेची गई है। वह ट्रेन के डिब्बों में चढ़ जाती है। गाड़ी निकलती है और हीरामन उसे देखता रह जाता है। हीरामन का जीवन खाली होता है। तीसरी घटना में वह अपने प्रेम को खो देता है और तीसरी कसम खाता है कि अब किसी औरत की सवारी नहीं लेगा। वह यह कसम खाता है कि अब वह किसी औरत की सवारी नहीं लेगा। इस तरह अपनी कहानी की कथा 3 घटनाओं में विकसित होकर यह संपन्न होती है। इसीलिए इसे तीसरी कसम कहानी कहा गया है। 3 कस्में खाता है, जिसमें पहली कौन सी कसम होती है? तस्करी का कोई भी माल नहीं ला देगा, कोई भी गैर कानूनी सामान जो है अपनी बैलगाड़ी पर नहीं ला देगा। और दूसरी कसम वह यह खाता है कि बांस की लदनी नहीं करेगा। दूसरी कसम खाता है कि बांस की लदनी नहीं ला देगा। और तीसरी कसम खाता है कि नौटंकी की कोई भी नर्तकी को अपनी गाड़ी पर नहीं बिठाएगा। तो ये थी तीसरी कसम, जिसमें अंत में वो गाड़ी जब चली जाती है तो हीरामन बहुत उदास होता है, परेशान, और जब तक गाड़ी चली नहीं जाती है तब तक उसे देखता रहता है। तो इस पर एक विष्णु सक्सेना जी ने एक मुक्तक लिखा है बहुत अच्छा। तो 4 लाइनें, फिर उसके बाद हम अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। डाली से रूठ करके जिस दिन चली गई थी। डाली से रूठ करके जिस दिन चली गई थी। डाली से रूठ करके जिस दिन चली गई थी। बस उसी दिन से अपनी किस्मत चली गई थी। अंतिम मिलन समझकर उसे देखने गया तो था प्लेटफार्म खाली।
गाड़ी चली गई थी, गाड़ी चली गई थी। तो यहाँ पर ये तीसरी कसम कहानी का हमने देखा। तीसरी कसम कहानी की हमने देखी कथा वस्तु क्या थी। तीसरी कसम कहानी के मुख्य पात्र जो कौन है, हीरामन है। जो नायक हीरामन कौन है, नायक है। हीराबाई कौन है, नायिका है। ये मुख्य पात्र हैं। और गौड़ पात्र में भी हम देखेंगे पलटन दास, लाला पात्रों में पलटन दास, लाल मनोहर, धुन्नी राम, लहसवा और मुनीम, ये कौन है, ये तीसरी कसम के गौड़ पात्र हैं। प्रमुख हीरामन और हीराबाई ये हैं। तो हम इन 4 कहानियों को देखें। अब हम पढ़ने वाले हैं चीप की दावत। चीप की दावत भीष्म साहनी द्वारा लिखित यह एक सामाजिक एवं पारिवारिक कहानी है। चीप की दावत कहानी का प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ था। चीप की दावत कहानी का प्रकाशन कब हुआ है, 1956 ईस्वी में हुआ है। इस कहानी के अनुसार मिस्टर नाथ, चीप की दावत क्या होते हैं, 1956 ईस्वी में लिखी गई यह कहानी है। कहानी के अनुसार कहानी का अब हम देख कथा वस्तु क्या है। मिस्टर सामनाथ अपनी माँ और पत्नी के साथ रहते हैं। मिस्टर सामनाथ क्या हैं, अपनी माँ और पत्नी के साथ एक घर में रहते हैं, जिनके यहाँ उनके चीफ एवं कुछ मित्र दावत पर आने वाले होते हैं। सामनाथ और उसकी पत्नी दावत की पूरी तैयारी में लगे रहते हैं और घर की व्यवस्था ठीक कर शाम 5 बजे तक पूरी तैयारी कर लेते हैं। तभी सामनाथ को ध्यान आता है कि बूढ़ी अनपढ़ माँ को उसके बीच कैसे लाया जा सकता है, जिसे बड़ी मुश्किल से उन्होंने घर में बंद करके रखा है। उसकी पत्नी सामनाथ को माँ को सहेलियों के घर भेज देने की सलाह देती है, कहती है, लेकिन सामनाथ को यह सुझाव पसंद नहीं आता है। वे निर्णय लेते हैं कि माँ को जल्दी भोजन करवाकर कमरे में सुला दिया जाएगा और कमरे में ताला लगा दिया जाएगा। इसी समस्या को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। इसी समस्या को दोनों में विवाद ही चल रहा था कि तभी सामनाथ की माँ कोठरी देख वहाँ आती है। तो में ये वार्तालाप ही चलता है कि तभी उनकी माँ वहाँ पर आ जाती हैं। सामनाथ की बूढ़ी माँ जो हैं वो वहाँ पर पहुँच जाती हैं, आ जाती हैं। सामनाथ माँ के पास जाता है, माँ के पास जाता है और कहता है, माँ के पास जाता है और कहता है नहीं, बल्कि वो आदेश देता है कि वे आज जल्दी खाना खा ले, क्योंकि मेहमान 7:30 बजे तक आ जाएंगे। तब तक वे अपना सारा काम निपटा लें। जब तक हम लोग बैठक में होंगे तब तक, सामनाथ कहता है कि 7:30 बजे मेहमान आएंगे, उससे पहले अपना सारा काम निपटा लेना। जब तक हम लोग बैठक में होंगे तब तक तुम बरामदे में बैठना और उसके बाद गुसल खाने के रास्ते अपने कमरे में चली जाना। माँ अवाहक रहकर सब कुछ सुनती रहती हैं। माँ चुपचाप सब कुछ सुनती रहती हैं। साथ ही आदेश दिया गया है कि वे जोर से खर्राटे ना मारें। जब वो सोएं तो जोर से खर्राटे ना मारें। यह सुन माँ लज्जित हो जाती हैं। सामनाथ पूरा इंतजाम तो कर लेता है। लेकिन फिर भी उसे चिंता सताती रहती है कि अंततः वह निर्णय लेकर एक कुर्सी को बरामदे से कोठरी के बाहर रखते हुए माँ को उस पर बैठा देता है और उनसे कहता है कि आप अपना पाँव ना घुमाना और ना ही खड़ाऊँ पहनना। घर का सारा संचालन तो उनके ही हाथों में है। अतः माँ के संबंध में भी उचित व्यवस्था कर वह माँ को सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनाता है तथा जब कमीज और सफ़ेद सलवार पहनाता है तथा जब चूड़ियाँ पहनाने की बात करता है तो माँ कहती है कि सारे जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए हैं। यह सुन सामनाथ उन्हें माँ को एक सफ़ेद कमीज और सफ़ेद
सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार उनको पहनाते हैं। किसको? माँ को। माँ को पहनाते हैं। उसके बाद वो शामनाथ कहता है कि तुम्हारे पास माँ चूड़ियाँ वगैरह नहीं हैं। तो माँ कहती हैं बेटा जो भी था मेरे पास वो तो सब तेरी पढ़ाई लिखाई में खर्च हो गया है। कुछ भी मेरे पास जो भी मेरे पास जेवरात थे, जो चूड़ी कंगन जो भी थे, वो सब तो तेरी पढ़ाई लिखाई में खर्च हो गए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस पर शामनाथ क्रोधित होता है। कहती है कि सब पैसा तेरी पढ़ाई लिखाई पर खर्च हो गया। इस पर शामनाथ क्रोधित होता है और उसे माँ को जवाब देता है। कहता है कि जितना खर्च हुआ उससे 2 गुना दे दूंगा। ये और गुस्सा करने लगता है। कौन? शामनाथ। से उसकी माँ दुखी हो जाती है। इस प्रकार समय बीतता जाता है। सब नहा धोकर तैयार होते हैं। शामनाथ अपनी माँ से कहता है कि यदि मेरे चीफ तुमसे कुछ बात पूछें तो ठीक से उसका जवाब देना। आज की पार्टी से ही मेरी नौकरी आगे बढ़ सकेगी। माँ अपनी असमर्थता एवं अज्ञानता प्रकट करती है। माँ अपनी असमर्थता एवं अज्ञानता प्रकट करती है। माँ का मन चुपचाप अपनी विधवा सहेली के यहाँ जाने का था, लेकिन बेटे की बात वहाँ। लेकिन तब तक चीफ के आने का समय हो जाता है। चीफ आते हैं। शामनाथ की पार्टी आते हैं। शामनाथ की जो पार्टी है वो सही समय पर शुरू होती है, नियत समय पर। शामनाथ की पार्टी अपने नियत समय पर शुरू होती है। पार्टी अच्छी चल रही है। तभी सभी को घर की सजावट और पार्टी का माहौल पसंद आ रहा था। जो भी उनके चीफ आए थे, उनके साथ जो भी लोग आए थे, सभी को उनकी घर की सजावट और पार्टी का माहौल पसंद आ रहा था। चीफ का रौब दफ्तर के समान ही यहाँ पर भी विद्यमान था। इसी प्रकार लगभग 10 बज गए हैं। सभी बैठक से उठकर खाना खाने के लिए बरामदे में पहुँचते हैं। तभी बरामदे में प्रवेश कर सभी शामनाथ की माँ को कुर्सी पर खर्राटे मारते पाते हैं। जब वो सभी लोग, कितना हो गया है समय, धीरे धीरे 10 बज गया है। लोग बैठक से उठकर खाना खाने के लिए बरामदे में पहुंचते हैं। तभी बरामदे में प्रवेश करते हैं। सभी शामनाथ की माँ को कुर्सी पर खर्राटे मारती पाते हैं। यह देख शामनाथ मन ही मन क्रुद्ध हो उठता है। तो दूसरी ओर चीफ के मुंह से धीरे से पुअर डियर निकल जाता है। माँ हड़बड़ा कर बैठ जाती हैं। उसे क्या निकल जाता है? चीफ के मुंह से धीरे से पुअर डियर निकल जाता है और माँ हड़बड़ा कर बैठ जाती हैं और झट से सिर पर पल्ला रखते हुए खड़ी हो जाती हैं। माँ को शामनाथ कमरे में जाकर सोने के लिए कहता है। चीफ मुस्कुराते हुए खड़े होकर माँ को नमस्ते कहते हैं। माँ के हाथ में माला होने के कारण वह ठीक से नमस्ते नहीं कर पाती हैं। चीफ अपना सीधा हाथ माँ के सामने बढ़ाते हैं, जिससे अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। माँ हड़बड़ा जाती हैं। कुछ देर बाद वातावरण हल्का होने लगता है, क्योंकि साहब ने स्थिति संभाल ली थी। वे अंग्रेजी में बोलते हैं कि मेरी माँ गांव की रहने वाली है। वे क्या कहते हैं? कौन? शामनाथ कहते हैं कि मेरी माँ गांव की रहने वाली हैं। मेरी माँ गांव की रहने वाली हैं, उम्र भर गांव में रही हैं, इसलिए आपसे लजाती हैं। साहब माँ की हाथ पकड़े हुए ही कहते हैं कि मुझे भी गांव के लोग बहुत पसंद हैं और तुम्हारी माँ नाचना और गाना तो जानती ही होंगी। वे कहते हैं, कौन? चीफ कहते हैं मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं, तुम्हारी माँ नाचना और गाना तो जानती ही होंगी। चीफ की बात सुन शामनाथ माँ पर दबाव डालता हुआ उसे गाना गाने को कहता है। पहले तो माँ अपनी चीफ की बात सुनकर शामनाथ माँ पर दबाव डालता हुआ उसे गाना गाने को कहता है। पहले तो माँ अपनी असमर्थता व्यक्त करती है, लेकिन बेटे का दबाव देखकर वह पुराने
विवाह गीत की 3 पंक्तियां गाती है। यह गीत सुन बरामदा तालियों से गूंज जाता है। साहब तालियां पीटते रह जाते हैं। यह देख शामनाथ के चेहरे का क्रोध गर्व में बदल जाता है। तालियां थमने पर साहब पंजाब के गाँव के दस्तकारी के बारे में पूछते हैं। शामनाथ उन्हें गुड़ियों फुलकारियों के संबंध में बताता है। फुलकारी के संबंध में जिज्ञासा प्रकट करते ही शामनाथ अपनी माँ से कोई पुरानी फुलकारी मंगवाता है। चीफ साहब को फुलकारी बहुत पसंद आती है। यह देख शामनाथ कहता है कि यह फटी पुरानी फुलकारी है, हम आपको नई फुलकारी बना देंगे। अब माँ अपनी कमज़ोर नज़र का हवाला देकर बनाने की असमर्थता प्रकट करती हैं, लेकिन तभी शामनाथ माँ की बात काट माँ द्वारा नई फुलकारी बनवाने का वचन दे देता है। कुछ देर बाद माँ अपनी नज़र हटाकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। माँ अपनी कोठरी में आकर रोने लगती है। वे बहुत कोशिश करने के बाद भी आंसुओं की धारा को रोक नहीं पाती हैं। इस प्रकार आधी रात हो जाती है। सभी मेहमान चले गए थे। घर के वातावरण का तनाव ढीला पड़ चुका था। तभी शामनाथ माँ के पास आता है। माँ डर के मारे चुपचाप बैठ जाती हैं। उसे बेटे से डर लगने लगता है। वहाँ कांपते हाथों से दरवाज़ा खोलती हैं। शामनाथ जब आवाज़ देता है कि माँ, शामनाथ जब माँ के पास आता है तो माँ डर के मारे चुपचाप बैठ जाती हैं और उसे बेटे से डर लगने लगता है। माँ चुपचाप बैठ जाती हैं और उस बेटे से डर लगने लगता है। वहाँ कांपते हाथों से दरवाज़ा खोलती हैं और दरवाज़ा खोलते ही शामनाथ झूमते हुए आता है और माँ को गले लगाकर कहता है कि तुमने ऐसा रंग जमाया कि साहब बहुत खुश हो गए हैं। उसके खुश होने से मेरी नौकरी में तरक्की पक्की है। माँ शामनाथ से कहती है कि वह उसे हरिद्वार छोड़ आए ताकि तुम पति पत्नी आराम से रह सको और वहाँ भी अपने ढंग से जीवन जी सके। वह भी अपने ढंग से जीवन जी सके। तुम पति पत्नी आराम से रह सको और वह भी अपने ढंग से जीवन जी सके। लेकिन शामनाथ अपनी नौकरी का वास्ता देकर कहता है कि तुमने यदि फुलकारी ना बनाई तो उसकी नौकरी को खतरा हो जाएगा। यह सुन उसकी माँ तुरंत बोली कि यदि ऐसा है तो वह फुलकारी अवश्य तैयार करेगी। माँ बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करती रहती है, जबकि स्वार्थी बेटा अपने कमरे की ओर फिर रुक करके चला जाता है। माँ अपने बेटे की उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं, लेकिन स्वार्थी बेटा क्या होता है, फिर अपनी माँ की ओर मुख करके चला जाता है। इस पर मुझे 4 लाइनें याद आती हैं कि घर में ही है गंगा मगर हरिद्वार जा रहे हैं। घर में ही है गंगा मगर हरिद्वार जा रहे, तीर्थ को ढूंढने को द्वार द्वार जा रहे, पारस मणि जैसे तेरे घर माई बाप हैं। माँ बाप के चरणों में ही ये सिर झुकाइए कि जिस आंगन में माँ नहीं होती उस आंगन में छाँ नहीं होती। जिस आंगन में माँ नहीं होती उस आंगन में छाँ नहीं होती। बेटा चाहे जान मांग ले माँ से, पर माँ से कभी ना नहीं होती। ये माँ की ममता होती है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे जिसमें हमने 5 कहानियों को पढ़ा। चीफ की दावत, उसने कहा था, आकाशद्वीप, पुरस्कार कहानी और तीसरी कसम, ऐसी 5 कहानियों को हमने पढ़ा। इसके बाद अन्य कहानियाँ जो छूटी हैं उनको भाग 3 में हम देखेंगे। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कहानी साहित्य।